हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की क्लास है। लास्ट क्लास में भी हमने कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखा था और कुछ हमने टाइप वाइज क्वेश्चन किया था। उसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। देखो बच्चों, कूलॉम्स लॉ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं, बट अभी जैसे हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, हमें वेक्टर से ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो बच्चों, ऑलमोस्ट जो भी न्यूमेरिकल्स आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर के अलावा जो बन सकते हैं, मैं आपको इन टाइप वाइज में कवर करा दूंगा। उसके बाद जब हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स वगैरह अच्छे से समझ लेंगे बच्चों, तो फर्दर हम इसके और भी अच्छे टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, ऑलमोस्ट मैं आपको कवर करा दूंगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप वाइज न्यूमेरिकल कराए थे, वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो लास्ट क्लास में हमने क्लास को परसेंटेज पे खत्म किया था। मैंने आपको परसेंटेज समझाया था और किस तरीके से परसेंटेज को हम लोग समझते हैं, हमारा अप्रोच क्या होता है समझने का, हमने वो देखा था। तो हमेशा परसेंटेज जब भी हमें निकालना होता है, तो हमें एक फाइनल वैल्यू चाहिए होती है, एक इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है। उसी के बिहाफ पे हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, उसी के बिहाफ पे हम एसआईसीआई भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो परसेंटेज है, ये ऐसा नहीं कि कहीं फिजिक्स में अलग हो जाता है, मैथ में अलग हो जाता है, नहीं। परसेंटेज का मतलब होता है किसी चीज को कंपेयर करना। ठीक है, परसेंटेज से हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी डाटा। तो उम्मीद है कि लास्ट क्लास में जो भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर मैं किसी वैल्यू को 20% इंक्रीज कर रहा हूँ, 25% डिक्रीज कर रहा हूँ, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आज की क्लास में जो भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा परसेंटेज से रिलेटेड, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट मैं परसेंटेज बेस्ड आपको बताऊंगा, याद रहे कि किसी भी चैप्टर में ये इन्वॉल्व किया जा सकता है। मतलब हर एक चैप्टर में पॉसिबिलिटी है कि परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया जाए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट या फिर जो भी तरीका मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ केवल इसी चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। इवन कहीं भी अगर परसेंटेज क्वेश्चन आएगा, वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। और मैं आपको हर चैप्टर वाइज ये दिखाता जाऊंगा। देखिए, वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आज की क्लास में यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आइए हम लोग परसेंटेज बेस्ड न्यूमेरिकल को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, परसेंटेज पर बेस्ड अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, तो बच्चों सबसे पहले हम पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। हमें गिवन है कि टू स्टैटिक चार्जेस टू स्टैटिक चार्जेस आर एट सर्टेन डिस्टेंस। दो स्टैटिक चार्जेस हैं बच्चों, और ये क्या है, सर्टेन डिस्टेंस पे है, कुछ निश्चित दूरी पे। ऑलराइट, इफ दिस डिस्टेंस इज increased by increased by 20%। अगर इस दूरी को हमने 20% से हम बढ़ा दें, देन हाउ मेनी परसेंट force will be increased or decreased। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है, कि दो स्टैटिक चार्जेस हैं, दो स्थिर आवेश है, और इन दोनों स्थिर आवेशों के बीच की एक निश्चित दूरी। ऑलराइट,
अगर हम इस निश्चित दूरी को 20% से इंक्रीज करा दें, तो इस केस में जो इनके बीच जो लग रहा बल होगा, फोर्स होगा, वो कितने परसेंट से घटिया बढ़ जाएगा, वो आपसे पूछा है। बच्चों याद रहे कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आपको यूपी बोर्ड में तो बहुत बार पूछा ही गया होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, तो बच्चों क्या स्टैटिक चार्जेस जो भी हमने यहाँ पे लिया है वो बदल रहा है क्या? तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो कह रहा है कि पहले स्टैटिक चार्ज के बीच का डिस्टेंस इतना था, अब इतना हो गया। मतलब स्टैटिक चार्जेस वही है, Q1 Q2 हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे बदल क्या रहा है? यहाँ पे डिस्टेंस बदल रहा है, मतलब r बदल रहा है। पहले डिस्टेंस कुछ और था, बढ़ाने के बाद डिस्टेंस कुछ और है। तो बच्चों जब पहले डिस्टेंस कुछ और था तो पहले फोर्स कुछ और रहा होगा, और अब डिस्टेंस कुछ और है तो फोर्स भी कुछ और होगा। इसका मतलब यहाँ चार्जेस सेम है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो आपका फोर्स है वो बदल रहा है। तो यहाँ पे हमें किस पे काम करना है? हमें डिस्टेंस और फोर्स पे काम करना है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है तो आपको तो डाटा लेना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ चीजें पहले से एज्यूम करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, बढ़ाने के पहले, इंक्रीज करने के पहले डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस होगा, प्रारंभिक दूरी होगा, और बढ़ाने के बाद जो डिस्टेंस होगा वो फाइनल डिस्टेंस होगा, मतलब अंतिम दूरी होगा। राइट? ऐसे ही जब हमने डिस्टेंस को नहीं बढ़ाया, मतलब जो इनिशियल डिस्टेंस होगा उस समय इनिशियल फोर्स लग रहा होगा, मतलब प्रारंभिक बल लग रहा होगा, और जैसे ही हमने डिस्टेंस को 20% से बढ़ाया होगा तो बच्चों डिस्टेंस बढ़ने के साथ फोर्स भी चेंज हो गया होगा, वो फाइनल फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि इनिशियल डिस्टेंस क्या है, फाइनल डिस्टेंस क्या है, इनिशियल फोर्स क्या है और फाइनल फोर्स क्या है। क्या बात क्लियर है? तो चलो इसी को हम सपोज कर लेते हैं बच्चों। क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ पाए क्वेश्चन? सेम यही क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया है ये हिंदी में भी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना है। आप इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो बच्चों माना लेट द इनिशियल डिस्टेंस, जो प्रारंभिक दूरी है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है बच्चों, कितना हमने सपोज कर लिया? वो हमने सपोज कर लिया ये r1 है। कितना है? r1 है। एंड इनिशियल फोर्स बच्चों कितना है? और इनिशियल फोर्स कितना है? वो बच्चों F1 है। हमने क्या किया कि चार्जेस के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस उसको r1 मान लिया, और इस केस में जो इनिशियल फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में वो क्या है? F1। एंड द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये बच्चों कितना है? r2। और जो फाइनल फोर्स लग रहा है इनके बीच में, जो फाइनल फोर्स इनके बीच में लग रहा है बच्चों कितना है? F2। यहां तक बात क्लियर है सभी को? तो ये कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो जिसके बिहाफ पर जो चीज बदल रहा है उसको सपोज करना पड़ता है। डिस्टेंस के बिहाफ पे फोर्स बदल रहा है ना, तो इनिशियल डिस्टेंस r1 है तो इनिशियल फोर्स F1 है, फाइनल डिस्टेंस r2 है तो फाइनल फोर्स F2 है, तो ये आपको एज्यूम करना पड़ता है। अच्छा कोई बच्चा मेरे से अगर ये पूछे कि सर हम इसे एज्यूम ही क्यों कर रहे हैं, तो बच्चों आप एक बात बताओ, अभी हम कैलकुलेशन में डिस्टेंस और फोर्स को लेंगे ना, तो हम R1 R2 F1 F2 जब बताए रहेंगे तभी जब लिखेंगे कि R1 है R2, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ R1 का मतलब क्या है, R2 का मतलब क्या है। अगर मैं अपने मन से R1 R2 लेने लगूंगा तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर R1 को हम फाइनल मान ले तो इसलिए हमने यहाँ फिक्स कर दिया कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। क्लियर है? अब बच्चों हमें पता है, सिंस, या फिर इसके पहले हम इसको ऐसे सॉल्व देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो फाइनल डिस्टेंस है, मतलब जो R2 है, वो इनिशियल से
कितना परसेंट बढ़ा दिया है बच्चों? 20% बढ़ा दिया है। कल क्लास में बताया था बढ़ाने का मतलब 100 में ऐड कर देना होता है, तो बच्चों कितना परसेंट हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो फाइनल डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस का 120% हो जाएगा। अगर ये कहा था 20% से डिक्रीज हो गया है, तो बच्चों 100 में 20 घटा देते तो कितना आ जाता? 80 आ जाता। ठीक है यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ से R2 इज इक्वल टू R1, और बच्चों 120% मतलब 120 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। तो 26 जा 120 हो जाएगा, 25 जा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 आ जाएगा क्या? तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो अगर हमसे R2 और R1 का रेशियो पूछे तो हम उसका आंसर क्या बता सकते हैं? 6:5 बता सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब बच्चों इसके बाद अब हमें पता है कि चार्जेस तो सेम है, तो अगर चार्जेस सेम है तो फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर स्क्वायर। फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इसके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का क्या? होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि केस के अंदर जब हमने कहा था डिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जाएगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज कर लोगे। तो क्या बच्चों आप समझ पाए कैसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? अब बच्चों यहां से जो F1 अपॉन F2 है, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 कितना है बच्चों? 6 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछता बताओ F1 रेशियो F2 कितना होगा, तो बच्चों इसका आंसर हम दे सकते थे क्या? 36 रेशियो 25। तो कई बार हमसे रेशियो से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगर रेशियो से क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा आंसर तो आज यहीं तक में मिल जाता। तो कई बार आप एग्जाम में रेशियो से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर रेशियो से क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से आप F1 रेशियो F2 निकाल लोगे। ठीक है। लेकिन बच्चों हमसे इसको हम क्या करते हैं, तो यहां तक क्लियर है। अब जो हम F1 अपॉन F2 36 अपॉन 25 है, तो अगर हमें आवश्यकता पड़ेगा F2 अपॉन F1 का, तो हम 25 अपॉन क्या कर देंगे? 36 कर देंगे, है ना? अब बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन फोर्स। क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन फोर्स। तो बच्चों इसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था? इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट ये देखा था कि फाइनल फोर्स कितना है? F2 है। इनिशियल फोर्स कितना है? F1 है। अपॉन इनिशियल फोर्स कितना है? F1 है। और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। एक लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज चेंज निकाला सीखा था। तो बच्चों F2 अपॉन F1 माइनस F1 अपॉन F1 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद देखिएगा, अब जो परसेंटेज चेंज है इन फोर्स वो कितना हो जाएगा बच्चों? अगर आप ध्यान समझें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू 36/25 है, तो F2 अपॉन F1 क्या हो जाएगा? 25/36 हो जाएगा। 25 अपॉन क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो मैं F2 अपॉन F1 की प्लेस पे 25 अपॉन कितना लिख सकता हूँ? 36 लिख सकता हूँ। तो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25/36 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100%। तो 25 माइनस 36 अपॉन 36
और क्या हो जाएगा 100%। ये बच्चों हमने एलसीएम ले लिया। 25 में जब 36 को हम घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 25 5 30 हो जाएगा और 6 तो -11 आ जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा 36 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा -11 100 या फिर इसको पहले ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 2 से कटेगा तो 3 2 जा 36 और ये 2 से कटेगा तो ये 50 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा तो 9 हो जाएगा और ये 2 से कटेगा तो 25 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से -11 इंटू 25 अपॉन 9 और बच्चों क्या हो जाएगा परसेंट। अगर मैं 11 को 25 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 25 10 जा 250 होता है और 11 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। -275 अपॉन क्या हो जाएगा 9% हो जाएगा। तो अगर 9 से इसको कट करेंगे तो 9 3 जा क्या होता है 27 और यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ 5 तो बच्चों लगभग लगभग -30.5% आ जाएगा। -30 पॉइंट कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ माइनस का मतलब क्या है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि अगर परसेंटेज जो चेंज है, परसेंटेज चेंज अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब है वैल्यू उतने परसेंट से इंक्रीज किया है। अगर यही परसेंटेज चेंज निगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वैल्यू उतने परसेंट से क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस फोर्स between both the charges, both the charges will be decreased by, will be decreased, माइनस मतलब डिक्रीज्ड है, will be decreased by कितना परसेंट 30.5%। तो क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर जो फिक्स है उसको समझना पड़ता है कि हाँ चार्जेस फिक्स हैं, डिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जा रहा है, फोर्स घटेगा बढ़ेगा। तो डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया, फाइनल डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया, तो उसके रिस्पेक्ट में इनिशियल फोर्स भी होगा और फाइनल फोर्स भी होगा। तो हमने R1 R2 F1 F2 से एज्यूम कर लिया। कई बार देखता हूँ बच्चे डायरेक्ट अपने मन से R1 R2 F1 F2 लिख देते हैं, जिस समय यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखोगे बच्चों तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या है और R2 क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है, तो बच्चों उस केस में ना तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि एग्जैक्टली आप इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा यूज कर रहे हो कहाँ से आपको मिला। इसलिए बच्चों जरूरी है कि आपको ये बताना पड़े। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने देखा कि जो फाइनल डिस्टेंस है वो 20% बढ़ा दिया गया है, तो 120% हो जाएगा इनिशियल का। इसको कट करेंगे बच्चों R2/R1 6/5 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ने पढ़ा था F1/F2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे F1/F2 R2/R1 6/5 है तो 36.25 हो जाएगा। तो ये F1 और F2 का जो रेशियो आ जाएगा 36:25। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। और सब परसेंटेज चेंज इन फोर्स तो F2/F1 -1 मल्टीप्लाई बाय 100% होता है। और बच्चों उसके उसके बाद हमने देखा कि परसेंटेज चेंज इन फोर्स कितना आ जाएगा 25/36 -1 एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा -11/36। हमने इसको कट किया और कट करने पे जो फाइनल रिजल्ट आया वो -30.5%। माइनस बता रहा है कि वैल्यू यहाँ पे फोर्स की डिक्रीज हुई है। अब कितने परसेंट डिक्रीज हुई है 30.5% से डिक्रीज हुई। क्या ये बात समझ में आया सभी को? अच्छा चलिए हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ही और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाए। अब जो सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूँ, बस मैं डिस्टेंस को यहाँ पे 20% से डिक्रीज कर दे रहा हूँ। वहां पे हमने डिस्टेंस को 20% से इंक्रीज किया था,
यहाँ पे डिस्टेंस को हम 20% से क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तब पूछ रहा है कि बताइए परसेंटेज चेंज इन फोर्स कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन, वहां पे डिस्टेंस को बढ़ाया गया था, यहाँ पे डिस्टेंस को घटाया गया। तो बच्चों सेम हमें यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा कि लेट द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वो कितना है, r1 है, एंड इनिशियल फोर्स बिटवीन द चार्जेस, वो कितना है, F1। लेट जो द फाइनल फोर्स है, लेट द फाइनल फोर्स let the final distance between the charges वो R2 है, एंड जो फाइनल फोर्स है बिटवीन द चार्जेस वो कितना है, वो है F2। यहां तक बात क्लियर। तो प्रारंभिक दूरी हमने R1 मान लिया, प्रारंभिक बल हमने F1 मान लिया, अंतिम दूरी हमने R2 मान लिया और अंतिम बल हमने F2। अब बच्चों अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो फाइनल डिस्टेंस है वो इनिशियल डिस्टेंस का 20% कम हुआ है, मतलब इनिशियल डिस्टेंस का 100 माइनस 20 मतलब 80% हो गया। तो यहां से R2 इज इक्वल टू R1 और 80% का मतलब 80/100 हो जाएगा। तो 24 जा 80, 25 जा 100 हो जाएगा। तो यहां से जो R2 अपॉन R1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां भी R2 अपॉन R1 की जरूरत हमें पड़ेगी वहां पे हम कितना मेंशन कर देंगे, 4/5 मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद देखिएगा, देयरफॉर इसको यहां मेंशन कर दीजिए, सिंस बोथ द चार्जेस, जो दोनों आवेश हैं, आर कांस्टेंट, वो नियतांक हैं। तो अगर वो नियतांक हैं तो देयरफॉर, अतः जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R²। तो अगेन F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 कितना है, तो R2 हमारा कितना है, तो R2 हमारा R2 अपॉन R1 जो है वो 4/5 था। तो 4/5 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 16 अपॉन क्या हो जाएगा, 25। 16 अपॉन कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अगर हमें कहीं भी F2 अपॉन F1 जरूरत पड़ेगी तो 25/16 कर दें। ऑलराइट। अब बच्चों इसके बाद मैं अगर परसेंटेज चेंज इन फोर्स निकालूं तो कैसे निकलेगा, F2 अपॉन F1 -1 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100%। तो F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1 का क्या मतलब है कि 25/16 -1 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100%। तो 25/16 मतलब 25 -16/16 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100%। 25 में जब 16 घटाएंगे तो 9 आएगा और अपॉन 16 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100%। 16 से जब हम 100 को कट करेंगे तो 16 6 जा 96 पॉइंट और ये क्या हो जाएगा, 25। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6.25%, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा
25 9 जा 25 होता है, 225 होता है, और और ये क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54, और उसमें 2 ऐड हो जाएगा तो 56, तो 56.25%। तो बच्चों वैल्यू पॉजिटिव आया है क्या? पॉजिटिव का मतलब है कि इतने परसेंट से फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो देयरफॉर force will be increased by कितना परसेंट, 56.25%। तो बच्चों दिस विल बी योर आंसर। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब बच्चों देखो, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या कर सकता है आपसे, कई बार आपको डिस्टेंस देगा, कहेगा इनिशियल डिस्टेंस r है, और इनिशियल फोर्स की वैल्यू आपको दे देगा कि ये 2 न्यूटन है। फिर कहेगा कि फाइनल डिस्टेंस को हमने 20% से 25% से बढ़ा दिया है। तो कहने का मतलब जो R2 होगा वो R का कितना परसेंट हो जाएगा, 25%, तो 125% हो जाएगा। तो उस केस में आपसे क्या पूछ लेगा बच्चों, आपसे दूसरा वाला फोर्स पूछ लेगा। तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पे R2 और R आपको इनिशियल डिस्टेंस दिया है, R2 आपको फाइनल डिस्टेंस यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ ये इनिशियल डिस्टेंस का 25% ज्यादा है, मतलब 125% है। आपको F दिया है, F2 आपसे पूछा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बच्चों R2 इज इक्वल टू R का कितने परसेंट बढ़ा, 25%, तो 125% हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू R, एक काम करता हूं यहाँ पे R डैश का यूज कर लेता हूँ, F डैश का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F डैश। ये फाइनल डिस्टेंस है, फाइनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R डैश, और ये 125% मतलब क्या है, 125/100। तो ये हो जाएगा 25 5 जा 125, और 25 4 जा 100 हो जाएगा। तो R डैश अपॉन R कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। अब जो इसके बाद हमें पता है कि चार्जेस सेम है, तो जो F अपॉन F डैश होगा वो R डैश अपॉन R का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो F अपॉन F डैश इज इक्वल टू, अब बच्चों ये बताओ कि F की वैल्यू यहाँ कितना दिया है, जो F की वैल्यू हमें दिया है यहाँ पे वो 2 न्यूटन है। तो F प्लेस पे 2 न्यूटन अपॉन F डैश हमसे पूछा है, और R डैश अपॉन R कितना आ गया, 5.4। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से 2 अपॉन F डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से जो F डैश होगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 अपॉन क्या हो जाएगा 25। तो F डैश इज इक्वल टू 32/25। तो ये कितना हो जाएगा, 1.25 32 मतलब 77 हो जाएगा। तो 70 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 8। तो यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.28 न्यूटन। देखो बहुत सारे बच्चे हमारे ये डेसिमल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो ये सब तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मेरी क्लास में आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको डिवाइड करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना सब आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ फटाक से डिवाइड करके इतना लिख दिया। तो ये प्रैक्टिस से होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसको उतना फास्ट कर पाओगे। तो ये बात सभी क्लियर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आपकी बार हम जो F1 और F2 हमें निकाल के परसेंटेज से निकालना पड़ा था, ऐसा क्वेश्चन देके हमें F1 की वैल्यू दे दिया और F2 पूछ लिया, तो हम डायरेक्ट सोच सकता है। तो बच्चों उससे भी आसान है। तो आप ये बात समझ पाए, क्लियर है सभी को? अब बच्चों इसके बाद और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे बच्चों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में, अब कौन सा नंबर है इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट टाइप में कवर करा रहा हूँ। बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि अगर Q1 Q2 सेम रहे, है ना, और
अब की बार डिस्टेंस भी सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। और अब की बार किसको चेंज किया जा रहा है बच्चों? मीडियम को चेंज किया जा रहा है। किसको चेंज किया जा रहा है? मीडियम को चेंज किया जा रहा है। तो किसको चेंज किया जा रहा है? मीडियम को चेंज किया जा रहा है। मतलब अगर पहला मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो बाद वाले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K2। मीडियम चेंज होने का मतलब तो यही है ना कि मीडियम को, पहले मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावर्तनांक है, वो K1 है और बाद वाले क्या है? K2 है। तो इस सिनेरियो में जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? K होता है। तो यहां से बच्चों F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? K2 अपॉन K। अब से मैं क्या करता हूँ, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाता हूँ। क्या करता हूँ, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे क्वेश्चन ऐसे, ये विजिबल कम है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे है बच्चों कि चार्जेस Q1 Q2 सेम है, डिस्टेंस सेम है। पहले जो हमने मीडियम यूज किया था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 20 दिया है, और बाद में जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या दिया है? 80 दिया है। पहले जब हम मीडियम K1 यूज कर रहे थे उस केस में जो चार्जेस में जो फोर्स लग रहा था बच्चों, सपोज दैट वो 10⁵ न्यूटन था। तो पूछ रहा है जब बाद में मीडियम हम चेंज करेंगे, मतलब F2 जो फोर्स है उस सिनेरियो में वो कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? देखो बच्चों, या तो मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख के बताऊं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कहेगा कि टू चार्जेस आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, और उसके बाद से फिर कहेगा कि जो मीडियम है, पहले केस में मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 20 है, और उसके बाद मीडियम को हम चेंज कर रहे हैं, और दूसरे केस में जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है। अगर पहले मीडियम केस में जो चार्जेस के बीच में फोर्स 10⁵ न्यूटन लग रहा था, तो दूसरे मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप क्वेश्चन समझ पाए। तो बच्चों यहाँ से डायरेक्ट आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या होता है? K2 अपॉन K1। तो F1 कितना है? हमें 10⁵ गिवन है। F2 हमसे पूछा है। K2 कितना गिवन है? K2 हमें 80 गिवन है। और K1 कितना गिवन है? तो K1 हमें 20 गिवन है। तो 20 फोर जा कितना हो जाएगा? 80। तो F2 इज इक्वल टू 10⁵ अपॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 10⁵ को हम 100 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं, और अपॉन 4, तो 4 25 जा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 25 इंटू कितना हो जाएगा? 10⁵, और ये क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आप सभी को समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? अब बच्चों हम कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसके पहले मैं आपको बता चुका हूं शुरू में ही कि जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है उसको करने के पहले हमें परसेंटेज, सॉरी, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो पहले हम उसको सीखेंगे तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ मैं क्वेश्चन कर दूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आपने एंड से कर पाओ ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी जैसा भी मेरा सिस्टमेटिक वे है पढ़ाने का, जो कि आप, मुझे पता है किस तरीके से आप चीजें समझ पाएंगे, वो बच्चों मुझे कंटिन्यू करने दो। आपका काम है बस चीजों को मेरे साथ अच्छे से खत्म करना। लास्ट में आप पाओगे कुछ भी नहीं छूटा, पर शुरू में आप पेशेंस रखिए। होल्ड योर हॉर्सेज इफ यू वांट टू फाइंड आउट योर फेट इन फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन करना है तो आपको अपने पेशेंस को बनाए रखना। ठीक है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ध्यान समझिए यहाँ पे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 92, ये यू का मतलब यूरेनियम है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 288 होता है। तो ये यूरेनियम एक न्यूक्लियस है जो कि एमिट करता है, निकालता है अल्फा पार्टिकल। ऑलराइट, तो एक यूरेनियम न्यूक्लियस है जो कि अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है।
At an instant when a particle is at distance of 9 into 10 to power minus 15 मीटर, जब ये अल्फा पार्टिकल निकल करके इस न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पहुंच जाता है, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर डिस्टेंस से पहुंच जाता है, तो उस सिनेरियो में जो अल्फा पार्टिकल और यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब जैसे देखो, ध्यान समझना। अब जब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो बहुत सारे बच्चे यही नहीं पता कर पाएंगे कि ये न्यूक्लियस का क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। हालांकि लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है तो डेफिनेटली यहाँ से आप इसको समझ पाओगे, लेकिन बच्चों यहाँ न्यूक्लियस वगैरह दिया हुआ है। लेकिन बच्चों सच बताऊं ना, तो यहाँ पे आपको Q1 पता करना है, आपको यहाँ Q2 पता करना है, डिस्टेंस आपको गिवन है। ऑफ कोर्स Q1 पता है, Q2 पता है, डिस्टेंस पता है, दोनों स्टैटिक हैं, तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ Q1 कितना है और Q2 कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चों। तो बच्चों क्या करते हैं कि हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि बच्चों हमें अल्फा पार्टिकल वगैरह बारे में नहीं पता है, चार्ज कितना होता है, इसका मास कितना होता है, क्योंकि बच्चों बार बार अल्फा पार्टिकल वगैरह आता रहेगा, तो हमें पता होना चाहिए। और जैसे कोई न्यूक्लियस में दिया है, उस न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हालांकि मैंने पहले डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात का है कि हम कैसे न्यूक्लियस का चार्ज पता करें, और हमें अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है ये भी पता होना चाहिए। तब तो हम Q1 Q2 निकालने के बाद डिस्टेंस को लगा करके फोर्स निकाल पाएंगे। तो बच्चों आइए हम न्यूक्लियस का चार्ज कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। तो फॉर दी फॉर दी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, अगर हमें न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है, उसके लिए हमें क्या कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जेड, एक्स और ये बच्चों कभी भी किसी भी एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, किसी तत्व को हमें दिखाना होता है, तो ये तरीका होता है। यहाँ जेड जो होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है, मतलब परमाणु क्रमांक होता है। और जो एक्स होता है ये इसका एटम उस एलिमेंट का सिंबल होता है, संकेत होता है दिखाने का। और एक क्या है बच्चों, एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान होता है, या परमाणु भार भी बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बहुत इजी सा एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने सोडियम को लिया 11Na23, तो 11 यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है। इसका सिंबल कितना है? तो बच्चों यहाँ इसका सिंबल Na है। और इसका जो एटॉमिक मास है, मतलब ए जो है वो कितना है? 23। कितना है? 23। तो क्या आप समझ पाए? अब बच्चों मुझे सोडियम के न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान समझना। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। तो बच्चों न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो जो चार्ज होता है बच्चों किसकी वजह से होता है? वो प्रोटॉन की वजह से होता है। तो अगर हमें न्यूक्लियस का टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल प्रोटॉन के चार्ज को निकालेंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज निकल के आ जाएगा। तो यही वजह है कि जब कभी भी आपको न्यूक्लियस का चार्ज निकालना होता है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो बच्चों कैसे आप लोग निकालते हो? आप क्या करते हो, जो भी एलिमेंट दिया है उसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो चाहे हम प्रोटॉनों का नंबर ले लें, चाहे परमाणु क्रमांक ले लें, मतलब एटॉमिक नंबर ले लें, दोनों एक ही चीज है। और मल्टीप्लाई बाई एक प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन का चार्ज को बच्चों किससे दिखा रहे हैं? ई का मतलब पॉजिटिव ई है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको न्यूक्लियस का चार्ज निकालना होगा तो हम जेड इंटू ई निकाल, जेड मतलब उस तत्व, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय एक प्रोटॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसी तरीके से चार्ज ऑफ, अगर हम सोडियम न्यूक्लियस निकालना चाह रहे हैं, सोडियम न्यूक्लियस, तो बच्चों आप बताओ कितना होगा? तो जेड का मतलब है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और इस एक प्रोटॉन का मतलब ई है, तो 11 इंटू ई। तो ई की वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये तो हो गया बच्चों न्यूक्लियस के चार्ज का। हमारे सामने दूसरी दिक्कत आता है अल्फा पार्टिकल के चार्ज का। तो बच्चों ध्यान समझिएगा, ये अल्फा पार्टिकल जो अल्फा कण है और बच्चों प्रोटॉन, इनका बहुत गहरा संबंध है। इनका क्या है, बहुत गहरा संबंध है, इसलिए सबको बड़े ध्यान समझिए। बच्चों एक तरफ मैं प्रोटॉन लिख दे रहा हूं और एक तरफ मैं अल्फा पार्टिकल लिख दे रहा हूं, क्योंकि बच्चों बहुत जगह ना ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, तो अगर आपको यही नहीं पता है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या रिलेशन होता है तो आप नहीं कर पाओ। तो बच्चों एक तो मैं चार्ज ले रहा हूं और एक तरफ मैं मास ले रहा हूं। तो बच्चों अगर प्रोटॉन का चार्ज को हम पॉजिटिव ई से दिखा रहे हैं, तो बच्चों जो अल्फा पार्टिकल होता है प्रोटॉन के चार्ज का दोगुना होता है, 2 टाइम्स होता है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो अगर ये ई है तो क्या हो जाएगा 2। इसको दिमाग में रखना है कि जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है। अगर मैं मास की बात करूं तो जो बच्चों प्रोटॉन का अगर मास को मैं mp से दिखा रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन, तो बच्चों जो अल्फा पार्टिकल का मास होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन के 4 टाइम्स होगा। तो बच्चों मास जो होता है 4 टाइम्स होता है, चार्ज जो होता है 2 टाइम्स होता है अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं। तो क्या बच्चों ये क्लियर है? तो किस तरीके से हम चार्ज ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे, किस तरीके से हमें अल्फा पार्टिकल के केस में उसका चार्ज, उसका मास हम किस तरीके से निकालेंगे, समझ में आए? हमें प्रोटॉन का चार्ज पता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चों, 1.67 10 टू पावर -27 किलोग्राम होता है, उसी का 4 टाइम्स कर देंगे तुम्हें अल्फा पार्टिकल का मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम अल्फा पार्टिकल का भी हमने चार्ज यहाँ से निकाल लिया और हम न्यूक्लियस का भी चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आए? तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो बच्चों ये बताओ, चार्ज ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस कितना होगा, Z इंटू ई, और Z कितना है बच्चों 92, तो 92 इंटू क्या हो जाएगा E, तो यूरेनियम न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा 92 ही होगा। अब चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है सिंस अल्फा पार्टिकल इमिट्स, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, निकलता है, देयरफॉर जो नाउ द चार्ज ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, नाउ द चार्ज ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, तो बच्चों पहले कितना था 92 ई, और एक अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो एक अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज लेके जाएगा 2 ई के, तो बच्चों -2 ई से यहाँ से हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90 ई आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा चार्ज Q1 है, हमारा कौन सा चार्ज है ये Q1। तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट से इसको लिंक कर पाए? तो ठीक है बच्चों, अब ये सब कुछ हम इरेज करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से चार्ज Q1 कितना हो जाएगा, जो हमारा चार्ज Q1 हो जाएगा वो 90 ई हो जाएगा। ऐसे ही चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो कितना होता है बच्चों, वो 2 ई होता है। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितना गिवन है दोनों के बीच का, तो बच्चों डिस्टेंस गिवन है आपको 9 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया था, पहले आपको Q1 निकालना पड़ा, फिर आपने Q2 निकाला, और बच्चों तब जाके अब डिस्टेंस ये R है, अब आप यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को लगा पाओगे। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो फोर्स होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R²। तो यहाँ से जो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है, ये 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है। Q1 कितना है 90 ई है, Q2 कितना है 2 ई है, और बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, वो है 9 इंटू 10 टू पावर -15, और इसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा, अब ध्यान समझिएगा, 10 टू पावर 9 90 और 2,
तो बच्चों काम करते हैं, 9, 90 और 2 को एक साथ कर लेते हैं, और ये e इंटू ई क्या हो जाएगा, e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19, जो कि 2 टाइम्स है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻9 अपॉन 9 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है, या फिर इसको 9 इंटू 9 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और 10⁻−15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -15 टू जा 30 हो जाएगा। तो बच्चों 9 से क्या हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से 9 10 जा 19 हो जाएगा। तो यहां से f इज इक्वल टू, ध्यान से बचेगा, 2 इंटू 10, 1.6 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.56, और 10⁻−19 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 10⁻−38 हो जाएगा। ऑलरेडी 10⁻9 है, और बच्चों ये 10 जो -30 है वो ऊपर जाके 10⁻+30 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बच्चों f इज इक्वल टू 2.56 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 512 हो जाएगा, 512 डेसिमल बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और ये 10⁻38 9 और 30 है, तो यहाँ पे ये 30 और 9 39 हो जाएगा, -38, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 टू पावर, अब ध्यान समझिएगा 2.56 है और 2 है तो 5.12, एक 10 बचा है, और यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻−38 10⁻39, तो यहाँ पे केवल 10 बचेगा। तो बच्चों यहाँ से f इज इक्वल टू 5.12 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। तो दिस विल बी योर आंसर। बच्चों सब कुछ आपके सामने ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और जो भी है, तो यहाँ कोई चीज मैं पहले से सॉल्व करके नहीं लाया, बस क्वेश्चन आपके सामने है, बाकी सब कुछ मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो बच्चों यही सेम अप्रोच आपको एग्जाम में रखना है, जितना आप कैलकुलेशन पे काम करोगे उतना फास्ट आप कर पाओगे, ठीक है। चूंकि मेरा ध्यान अभी आपको समझाने पर ज्यादा है, दैट्स व्हाई बच्चों आपको मैं स्लोली यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे खुद करना होता तो ये बहुत फास्ट कर देता, ठीक है। तो आई होप मैंने एक हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया? तो बच्चों यहाँ ले दे के कुलॉम्स ला ही लगा है, लेकिन यहाँ पे अब की बार डायरेक्ट Q1 Q2 दे करके आपको निकालना पड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, अगर एग्जाम में है तो आप कर पाओ। तो कई बार क्वेश्चन में इनडायरेक्ट दिया होता है और कई बार में डाटा डायरेक्ट दिया होता है, ठीक है। अब बच्चों हम काम करते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड exert a force of 2 Newton on each other. On decreasing the distance between them by 0.5 meter, the force between them becomes 18 Newton. Then first आपसे पूछा what was the initial distance between the charges, अब second पूछा magnitude of each charge। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। क्या क्वेश्चन में कि टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड exert a force of 2 न्यूटन ऑन ईच अदर, मतलब दो समान परिमाण के चार्ज हैं, जो समान मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन का। फिर कह रहा है कि ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम बाय 0.5 मीटर, अगर हम उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको 0.5 मीटर से डिक्रीज कर दें, घटा दें, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 18 न्यूटन, तो तब उनके बीच का जो बल है, फोर्स है, वो 18 न्यूटन हो जाता है। तो अगर ऐसा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो चार्जेस के बीच का जो प्रारंभिक दूरी है, इनिशियल डिस्टेंस है, वो कितना है, और दूसरा आपसे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण कितना। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। हमें इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस जैसा कुछ दिया है, इनिशियल फोर्स फाइनल फोर्स जैसा कुछ दिया है, हमसे इनिशियल डिस्टेंस पूछा है और हमसे चार्जेस का अमाउंट पूछा है। तो बच्चों क्या आप समझ पाए? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट
both the charges are Q। तो कि बच्चों दोनों चार्जेस सेम है, Q1 और Q2 सेम है, और बच्चों दोनों का हमने कितना मान लिया, कितना अमाउंट है Q। क्या क्लियर है? Q1 पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज, दोनों सेम है, दोनों का अमाउंट हमने कितना मान लिया Q। और बच्चों इनिशियल जो डिस्टेंस है, जो प्रारंभिक दूरी है, वो हमें नहीं गिवन है, तो मानेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं R। एंड इनिशियल फोर्स कितना है बच्चों, हम इसको F1 से दिखा रहे हैं, और ये कितना न्यूटन दिया है, 2 न्यूटन। क्या ये बात क्लियर है? कितना न्यूटन गिवन है, 2 न्यूटन गिवन। बच्चों सब कुछ मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बार बार आपको ये लिख के समझा चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट F1 लिख रहा हूं, इनिशियल फोर्स। तो जो फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको मैं R डैश दिखा रहा हूं, ये बच्चों R माइनस क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि इनिशियल डिस्टेंस से 0.5 मीटर घटा दिया जाए, तो इनिशियल डिस्टेंस अगर R है, उसमें 0.5 मीटर घटा देंगे तो हमारा फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा। और बच्चों हमें जो फाइनल फोर्स दिया है, F2 हमें दिया है बच्चों, कितना न्यूटन दिया है, 18 न्यूटन। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनिशियल डिस्टेंस कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है बताइए चार्ज कितना होगा। क्या आपको ये समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस को घटाया गया है, फोर्स की वैल्यू चेंज हुई है, हमसे इनिशियल डिस्टेंस पूछा है, तो चार्जेस सेम है। तो बच्चों यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट पता है हमें। क्या पता है कि जो F होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R स्क्वायर। तो यहाँ से F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1, मतलब R अपॉन R डैश। मैं इनिशियल को R दिखा रहा हूँ और फाइनल को R डैश से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे R डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो R डैश अपॉन R है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो F1 कितना है, 2 न्यूटन, F2 कितना है, 18 न्यूटन, R डैश कितना है, ये R माइनस 0.5 है, और R कितना है, यही तो हमें निकालना है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बच्चों इसके बाद समझिएगा आप लोग, 2 9 जो कितना होता है, 18, तो ये 1 अपॉन 9 हो जाएगा, और ये R माइनस 0.5 अपॉन R। अब जो स्क्वायर है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर को अगर इस तरफ ले आएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू R माइनस 0.5 अपॉन R। देखो बच्चों एक बात समझना, बहुत सारे बच्चे जब अंडर रूट से डाटा को बाहर निकालते हैं तो डायरेक्ट वो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है, जब भी कभी आप अंडर रूट को से किसी भी डिजिट को बाहर निकालते हो, उसके दोनों वैल्यू पॉसिबल होते हैं, प्लस भी पॉसिबल होता है, माइनस भी पॉसिबल होता है। तो हमें दोनों ही एस्पेक्ट को लेके चलना पड़ता है। आप हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलते हो, लेकिन बच्चों आपको दोनों ही एस्पेक्ट यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से सभी क्लियर है, तो प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू R माइनस 0.5 अपॉन क्या हो जाएगा, R। अब बच्चों यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज दे देता हूँ, तो कितना आया है बच्चों, प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू R माइनस 0.5 अपॉन क्या है, R। अब बच्चों पहला केस है, इफ प्लस 1/3 इज इक्वल टू R माइनस 0.5 अपॉन R हो जाए, और दूसरा केस में हम इसको माइनस भी लेके देखेंगे। तो यहां से 1/3 इज इक्वल टू R माइनस 0.5 अपॉन R। तो यहां से R इज इक्वल टू 3R माइनस कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो यहां से 3R माइनस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1.5। तो यहाँ से R इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। तो यहाँ पे R का जो पहला वैल्यू आ जाएगा वो 0.75 मीटर आ जाएगा। ये कब ले रहे हैं, जब हम वैल्यू को पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर ये वैल्यू को हम नेगेटिव ले लें, इफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू R माइनस 0.5 अपॉन R, तो बच्चों यहां से ये हो जाएगा माइनस R इज इक्वल टू 3R माइनस क्या हो जाएगा, 1.5
तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 1.5/4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0.375 मीटर। तो बच्चों जो दूसरा डिस्टेंस हमारे सामने है वो 0.375 मीटर। लेकिन बच्चों क्या दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है? तो उसको हमें समझना पड़ेगा। कैसे? एक डिस्टेंस आया है 0.75 और दूसरा डिस्टेंस है 0.375। तो बच्चों इसमें हमें किसे लेना चाहिए? तो बच्चों एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहा था, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में कहा था कि हम डिस्टेंस को 0.5 मीटर से घटा रहे हैं। अगर डिस्टेंस को 0.5 मीटर से घटा रहे हैं तो इनिशियल डिस्टेंस तो 0.5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए ना। देखो बच्चों, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है ना। तो अगर आप जैसे मान लो इनिशियल डिस्टेंस 1 रहता तो आप 0.5 मीटर घटाते तो 0.5 बचता, है ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इनिशियल डिस्टेंस कम हो, प्रारंभिक दूरी कम हो, उसमें आप 0.5 मीटर मतलब इनिशियल डिस्टेंस 0.5 मीटर से कम हो और उसमें आप 0.5 मीटर घटा दो तो वैल्यू तो निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस 0.5 मीटर से कम नहीं हो सकता। तो क्या बच्चों 0.375 कम है क्या 0.5 से? अगर ये कम है तो बच्चों इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0.75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके नीचे लिख सकते हो सिंस डिस्टेंस इज लेस देन, कम है, किससे कम है 0.5 मीटर से कम, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप जब 0.5 मीटर से घटा दे रहे हो और 0.5 मीटर से पहले से कम है तो घटाने पे वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगा और डिस्टेंस वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो यहाँ से बच्चों आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.75 मीटर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि चार्ज कितना होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, चार्ज हमें निकालना है, दोनों चार्जेस सेम है तो एक को निकालो दूसरा ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इनिशियल डिस्टेंस है, इनिशियल फोर्स पता है। अब चाहे इनिशियल डिस्टेंस इनिशियल फोर्स लेके सॉल्व कर लो, चाहे फाइनल डिस्टेंस फाइनल फोर्स लेके सॉल्व कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं इनिशियल डिस्टेंस वाला केस ले लेते हैं। तो हमें सेकेंड वाले क्वेश्चन पे हम काम कर रहे हैं। तो बच्चों कुलॉम्स लॉ से जो फोर्स होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, है ना। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। और बच्चों इस F की वैल्यू हमें कितना गिवन है, अगर हम इनिशियल वाला केस ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमें जो गिवन है वो गिवन है 2 न्यूटन। और Q1 Q2 क्या है Q इंटू क्यू है, दोनों सेम है। और बीच का डिस्टेंस अभी हमने निकाला है तो कितना आया 0.75 का स्क्वायर। इनिशियल डिस्टेंस कितना है 0.75 का स्क्वायर। अब बच्चों इसी को हमें सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 0.75 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ एक तरफ हो जाएगा और यहाँ से Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हम Q के स्क्वायर को Q इज इक्वल टू क्या बच्चों, इस पूरे को अंडर रूट ले सकते हैं क्या, और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.75 इसका स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। अब ठीक है बच्चों, अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ये पूरा कैलकुलेशन है, अंडर रूट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। Q इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू बच्चों 0.75 का स्क्वायर है होल अपॉन 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। और बच्चों 10⁻⁹ को क्या मैं 10⁸ इंटू 9 8 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या, 10⁸ इंटू क्या लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ 10⁹ को। अच्छा बच्चों 10⁸ आप देख रहे हो, क्या इसको 10⁴ का स्क्वायर लिखा जा सकता है 10⁴ का स्क्वायर। क्या आप यहां तक क्लियर हो? अब बच्चों जो जो स्क्वायर है उसको बाहर ले सकते हैं। Q इज इक्वल टू
0.75 अपॉन 3 इंटू 10⁴, ये तो बाहर हो गए। मल्टीप्लाई बाय अंदर क्या रह गया है बच्चों, अंदर रह गया है 2/10 रह गया, बाकी सब कुछ तो बाहर आ गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देखो बच्चों कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जैसे √5 की रूट जो 2 की वैल्यू होता है ये 1.414 होता है, √3 की वैल्यू 1.732 होता है, √5 की वैल्यू लगभग 2.23 के आसपास होता है, 2.2 भी ले सकते हो। तो यहाँ से Q की वैल्यू 0.75 अपॉन 3 इंटू 10⁴, और बच्चों √5 अपॉन में है और √5 की वैल्यू कितना होता है 2.23। तो बच्चों यहाँ से 0.75 अपॉन, अच्छा 3 से कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और ये 0.25 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 अपॉन 2.23 और 10⁴ ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो 0.25 को जो 2.23 से हम डिवाइड कर देंगे तो बच्चों Q इज इक्वल टू 0.25 अपॉन 2.23 है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा बच्चों, उसके बाद से आप इसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो गया, क्योंकि अंडर रूट वगैरह आपको अच्छे से निकालने में कठिनाई होती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। बट बच्चों जो कॉन्सेप्ट है आप उस पर फोकस करो। आप अगर कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे देखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पे डाटा को इस प्रकार सेट नहीं किया गया कि अंडर रूट को हम निकाल पाए, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से अंडर रूट को भी सॉल्व करना पड़ा। देखो जो 0.25 को 2.23 अगर मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो इसको नॉर्मल मेथड से हम डिवाइड करेंगे, इसके लिए कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं, तो आप इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। और बाकी लास्ट में जो भी आएगा उसको रख करके मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 गुलाम ही हमारा आंसर। तो बच्चों क्या आपको आज की क्लास समझ में आया? तो देखो बच्चों न्यूमेरिकल्स बहुत कराए जा सकते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स पे पकड़ बना लेते हैं, हमें न्यूमेरिकल्स के टाइप वाइज चीजें पता हैं, क्या गिवन है, क्या निकालना है, रिलेटेड हमें क्या पता है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो बच्चों वही न्यूमेरिकल हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो पिछले 2 क्लासेज के अंदर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाया करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में कभी भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा, आप कभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाओगे। उससे बेटर है कि आप हमेशा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम ये ध्यान दो कि ये जो न्यूमेरिकल हमें गिवन है इसमें क्या क्या गिवन है, क्या हमसे पूछा है और इससे रिलेटेड हमें क्या पता है, टाइप जो हमने टाइप सॉल्व होता है उस टाइप में कौन सा टाइप है ये। और बच्चों जो आपके जो मिसलेनियस क्वेश्चन कुलाम पे बनते हैं, डिफरेंशिएशन वाले, इंटीग्रेशन वाले, वेक्टर्स वाले, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने वेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, हमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आता, तो बच्चों ऐसे बताओ बिना आप कोई चीजें आए आप कैसे क्वेश्चन समझ लोगे? तो हमारा जो फाउंडेशन होगा ये धीरे धीरे करके मजबूत होगा। रैंडमली अगर मैं आपके सामने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताना शुरू कर दूंगा, इस पे क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा, तो आप घबरा जाओगे। तो ठीक है, बाकी जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, जैसे ही हम ये सब टॉपिक डिफरेंशिएशन और वेक्टर वगैरह क्लियर करेंगे तो उसको भी मैं आपको करा दूंगा लास्ट तक। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होना, लेकिन हाँ अभी तक हमें इन सब जरूरत नहीं पड़ी। उसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल और जो टाइप वाइज चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया। तो उम्मीद है कि आज क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। और देखो बच्चों अभी तक चीजें मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑफलाइन बच्चे हैं तो उनको देखकर पढ़ाना थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे मैं देखता हूँ। बट यहाँ पे अभी तो मेरे सामने स्क्रीन है और मैं बस आपको एज्यूम करते हुए पढ़ा रहा हूँ कि हाँ बच्चे जो देखेंगे इस तरीके से चीजों को समझेंगे और इस तरीके से वो कठिनाई होगी तो इस तरीके से काम होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं डे बाय डे अपने जो ऑनलाइन टीचिंग का जो स्किल है बच्चों उसको इंक्रीज कर रहा हूँ, जिससे कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत स्मूथली क्लासेस को समझ पाएं और उसको क्लियर कर पाएं और बिना किसी हेजिटेशन या बिना किसी डाउट के। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे कल हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ देखेंगे, और चूंकि वेक्टर फॉर्म आ रहा है तो हमें वेक्टर समझना पड़ेगा। तो कल की जो पूरी क्लास होगी वो वेक्टर से रिलेटेड होगी, हम वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे।
जो हमने क्लास 11 में हालाँकि हमने पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको ज़ीरो लेके चल रहा हूँ, तो मैं ये मान चल रहा हूँ आपको वेक्टर नहीं आता। तो जो वेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो आपको क्लास 12th में यूज़ होंगी, उतना मैं आपको कल क्लास में पढ़ाऊँगा। उसके बाद से हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ देखेंगे और वहीं कल की क्लास में हम वेक्टर को भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है सभी को? तो चलिए फिर आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन।